बच्चों, संचयन भाग 2 से कक्षा 10 का पाठ है सपनों के से दिन। इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी, जिनका जन्म हुआ 10 जनवरी 1933 को और मृत्यु सन 2016 में। इनका जन्म स्थान रहा नानका गांव, फता जिला, बरनाला। गुरदयाल सिंह जी पंजाबी साहित्य के बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और इनकी रचनाओं को लोगों ने बहुत पसंद किया है। कक्षा 10 के लिए सपनों के से दिन पाठ के अंतर्गत गुरदयाल सिंह जी अपने बचपन के दिनों की याद को ताजा करते हुए बताते हैं कि उस समय बाल सुलभ शरारतें किस तरह से किया करते थे और बच्चे स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करते थे। आइए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम उनका जीवन परिचय जान लें। गुरदयाल सिंह जी का जन्म 10 जनवरी 1933 को हुआ और उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2016 में। ये एक पंजाबी साहित्यकार थे जो उपन्यासकार के साथ साथ एक बहुत ही बड़े महान कहानीकार लेखक भी थे। इन्हें 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरदयाल सिंह जी पंजाबी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने लेखक रहे हैं और इनके द्वारा लिखित उपन्यास, कहानी सभी को लोगों ने बहुत पसंद किया है, सराहा है। उन्होंने अपनी प्रथम कहानी भागों वाले प्रोफेसर मोहन सिंह के साहित्य मैगजीन पंचदरिया में प्रकाशित की थी। यह इनकी पहली कहानी थी। उनके पंजाबी साहित्य में आने से पंजाबी उपन्यास के क्षेत्र में बुनियादी तब्दीली आई थी। जिस तरह का काम पहले पंजाबी उपन्यास में हुआ था, उससे बेहतरीन तरीके से इन्होंने पेश किया था। उनके उपन्यास मढ़ी दा दीवा, अंधे घोड़े दा दान का भी पंजाबी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इनकी कहानियों पर आधारित फिल्में भी बनी हैं। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी पसंद की गई कि इनका बाद में फिल्मांकन भी किया गया। आइए इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लें। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी दा दीवा, अनहोए, रेते दी इक मुट्ठी, कुएला, अध चाननी रात, आथन उगन, अंधे घोड़े का दान, पहू फुटाले तो पहला, परसा और आहन। इनके द्वारा ये सब लिखे गए लेख, कहानियां, उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुए। सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अच्छा अपने साथियों के साथ खेलना लगता है। अक्सर बच्चों को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ खेलने कूदने में ही आनंद आता है। स्कूल उन्हें जेल के समान प्रतीत होता है, अर्थात स्कूल में उन्हें जेल जैसी कैद महसूस होती है। आइए सपनों के से दिन पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता, अर्थात वे मेरे ही जैसे परिवारों से थे। नंगे फटे, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे हुए कुर्ते और बिखरे बाल, ये उनकी दशा होती थी। खेलते समय उन्होंने कैसा पहना है, उनकी हालत कैसी हो गई है, इस बात की परवाह किए बिना वे खेल कूद मजा मस्ती में ही मशगूल रहते और इसी में ही उन्हें मजा आता। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते और फिर नीचे भागते तो गिरकर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते और पहले से ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। बच्चों का खेलना जारी रहता और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें चोटें कहां कहां लगी हैं और उनके पहले से ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो गए हैं, अर्थात पहले से भी बुरी तरह से फट गए हैं। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जब वे वापस घर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और अधिक पिटाई करती। वे उनकी दशा देखकर उन पर और क्रोधित हो उठती और कहती कि न जाने ये बच्चे कब समझेंगे, कब इन्हें रहना आएगा। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, अर्थात बहुत गुस्से वाले थे। पीटने लगते तो यह भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है। इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई करते कि उनके शरीर से खून तक निकलने लगता।
या उसके कहाँ चोट लगी है, इस बात की भी उनके पिता को कोई परवाह नहीं होती। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। बच्चे हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यह बात ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण के दौरान उन्हें यह सब जानने को मिला और वहाँ पर उन्होंने मनोविज्ञान का विषय पढ़ा, जिसे जानकर उन्होंने यह बात जानी कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, उनकी ऐसी मनोदशा क्यों होती है। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है। बुरी तरह पिटाई होने पर भी वे फिर खेलने चले जाते हैं। बच्चे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार या वैर भावना को तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे सच्चे मन के बच्चे होते हैं। उन्हें किसी से कोई भेदभाव या कोई घृणा नहीं रहती। वे तुरंत इस बात को भूलकर फिर से खेलने में मस्त हो जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। ये वो जगह थी जहाँ पर हम आजकल रह रहे थे। हम अपने अपने गांवों को छोड़कर यहाँ पर आकर बस गए थे। ऐसे ही और भी परिवार थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे, अर्थात गरीब परिवार से थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। हम सब जैसा कि एक ही परिवार से संबंध रखते थे, एक ही तरह की परिस्थिति थी हमारे परिवार की, और हम सब बच्चों की भी आदतें एक जैसी ही हुआ करती थी। बचपन में सभी बच्चे एक जैसी ही हरकतें करते हैं। उन्हें खेलना कूदना और मजा मस्ती करना ही अच्छा लगता है। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। हमारे साथ पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे। उन्हें पढ़ने लिखने में जरा भी रुचि नहीं थी और वे कभी स्कूल जाते तो वापस आते समय अपना बस्ता तक तालाब में फेंक आते। न ही उनके माँ बाप उनसे जोर जबरदस्ती करते या उन्होंने उन्हें जबरदस्ती स्कूल भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये अर्थात राशन की दुकान वाले आढ़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। उनकी तो एक ही इच्छा थी कि ये बड़े होकर अपना पुश्तैनी काम धंधा संभालें। वे यही चाहते थे कि थोड़ा सा हिसाब किताब ये सीख लें और अपना काम संभालने लगें। कभी किसी स्कूल के अध्यापक से जब उनकी बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगेगा। लंडे का अर्थ है हिसाब किताब लिखने की एक प्राचीन लिपि अर्थात तरीका, और बहिया का अर्थ है खाता हिसाब की किताब। उस समय के परिवारों की सोच यही थी कि उनके बच्चे थोड़ा सा हिसाब किताब सीख जाएं और अपना काम संभालें। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम इन्हें सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम च भी नहीं सीख पाया है। वे कहते कि इतना समय हो गया है स्कूल जाते हुए इन बच्चों को, वहाँ का तो अक्षर ज्ञान इन्होंने जरा सा भी नहीं सीखा है। अब हमारी इच्छा है कि ये पंडित घनश्याम दास से कुछ लंडे और मुनीमी का काम सीख जाएं तो ये सही होगा। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान और हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब वे बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम ही समझ पाते थे हम। उनके कुछ शब्द सुनकर तो हमें हंसी ही आने लगती थी, क्योंकि उनके बोलने का तरीका बिल्कुल हमसे अलग था। परंतु खेलते समय तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह से समझ जाते थे। खेलते समय हम एक दूसरे के मनोभावों और बातों को समझ जाते थे और आपस में मिलजुल कर खेलते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति के अनुसार यह खेडन दे दिन 4 अर्थात यही खेलने के दिन 4 हैं, मौज मजा करने के दिन हैं, बाकी तो सब परेशानी ही परेशानी है। ये कैसे कब बीत गए पता ही नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। हमें स्कूल कैद के समान लगता था। ऐसा लगता था जैसे जेल में आ गए हों। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगते। उन्हें अपने माँ बाप के साथ छोटा मोटा काम करने में, उनकी मदद करने में अच्छा लगता था और वे ऐसा करते भी थे।
बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। गुरदयाल सिंह जी बताते हैं कि लगभग 50 साल पहले मैंने ये शब्द पुस्तक में पढ़े थे कि बच्चों को घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध बहुत मनमोहक लगती है। ये अब महसूस कर पाया हूँ कि बचपन प्रकृति से बहुत अधिक जुड़ा होता है, प्रकृति के साथ उनका लगाव होता है। शायद ये इस कारण ही होता है, परंतु ये आज तक याद है। याद रहने का एक कारण यह भी है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं और उनकी सोच समझ के अनुकूल होगा। बाल मनोविज्ञान पढ़ने के बाद मैं ये समझ पाया हूँ कि ये बचपन की उनकी भावनाओं और उनके सोचने समझने के अनुसार ही है। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार हैं अर्थात बरामदे हैं, उनके आसपास बड़े ढंग से कटे छाटे गए झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियां कहा करते थे। उनकी नीम के पत्तों के जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। मुझे अपने स्कूल के बरामदे और उसके आसपास कटे छाटे गए झाड़ और उनकी नीम के पत्तों की जैसी खुशबू आज भी याद है। वह मैं आंख मूंद कर भी महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे। हमारे स्कूल का माली छोटे से बगीचे में थोड़े बहुत फूल पौधे उगा दिया करता, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध से सफेद वाली कलियां भी हुआ करती थी। हमारे स्कूल का छोटा सा बगीचा फूलों से भरा बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था, जिसे देखकर हमें बहुत खुशी होती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी, जो कि हमारे स्कूल का चपरासी हुआ करता था, उससे आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते थे। बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं, जहाँ भी फूल और कलियां खिली देखते हैं उनको तोड़कर उनसे थोड़ी देर खेलते हैं। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ। वे जो फूल थे उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती थी, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर हम कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते थे। ये बात मैं भूल गया हूँ। शायद जेब में डाल लेते या फिर माँ जब हमारे कपड़े धोने के समय देखती तो निकाल कर बाहर फेंक देती, या शायद हम ही कभी फेंक दिया करते। स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते थे। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती और हम बाहर बगीचे में खिले फूल पत्तियां देखते तो उन्हें बकरी की तरह चर जाया करते, अर्थात तोड़कर इधर उधर फेंक दिया करते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते। ऐसा लगता कि अब हम बड़ी कक्षा में पहुंच गए हैं, ये खुशी की बात है। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बांस आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में हमें पढ़ा चुके होते थे। जैसा कि हमें पढ़ना लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था और पुरानी कापी किताबों से तो हमें बहुत बुरी बदबू आती थी, उन्हें पढ़ने का जरा भी दिल नहीं करता था। और पिछली कक्षा में पढ़ाए गए मास्टरों से तो हमें बहुत डर लगता था, क्योंकि उनमें से कुछ हमें नई कक्षा में भी पढ़ाते थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी, जैसा कि आजकल भी होता है। अप्रैल से स्कूल शुरू होते हैं और जून जुलाई में छुट्टियां होती हैं, ऐसा तब भी होता था। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क ही था, जो कि हमें हमेशा याद रहता। पहले 2-3 सप्ताह तो हम खूब खेल कूद में बिता देते, ऐसा हमारा व्यवहार रहता था। लेकिन जब छुट्टियां खत्म होने लगती तो दिल घबराने लगता। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे, अर्थात नानी के घर चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और बहुत प्यार करती थी। जैसा कि नानी के घर जाकर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नानी बहुत लाड प्यार करती है और उनकी मनपसंद का खाना उन्हें देती है। छोटा सा पिछड़ा गांव था हमारी नानी का, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। नानी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, उनके हाथ का बना खाना हमें बहुत अच्छा लगता था। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती थी। जैसा कि हम स्कूल जाते थे
और बहुत अच्छी तरह से बातचीत करना हमें आता था, तो नानी हमारे बोलने के ढंग को बहुत पसंद करती थी। और जैसा कि खेलने कूदने में सारा दिन हमारा व्यतीत हो जाता था, इसलिए खाना भी कम खाते थे। इस कारण भी वह हमसे बहुत खुश होती थी और अपने पोतों को हमारी तरह ही बोलने और खाने पीने को कहती। वह कहती कि जिस तरह से ये बच्चे कितना मीठा बोलते हैं और कम खाते हैं, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। और जिस साल ननिहाल न जा पाते, अर्थात नानी के घर जाने का प्रोग्राम नहीं होता जिस साल, उस साल भी हम अपने घर से थोड़ा दूर जो बाहर तालाब था उस पर चले जाते। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए रेतीले टीले अर्थात रेत के ढेर पर जाकर फिर उसमें लोट मार आते, अर्थात लोटते पोटते रेत के ऊपर लेटने लगते। ऐसा करने में हमें बहुत आनंद आता था। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से फिर साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाया करते थे। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते थे या 15-20 बार। ये सिलसिला चलता ही रहता। हम तालाब में खूब उछल कूद मचाते। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, अर्थात बहुत अच्छी तरह से हमें तैरना आता है, ऐसा हम दिखावा करते। परंतु 1-2 को छोड़कर मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। वे तैरना नहीं जानते थे। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। जैसा कि हम जानते थे कि हमारे मित्रों को तैरना नहीं आता और जब वे पानी में छटपटाने लगते तो हमारा यही इशारा होता कि भैंस के सींग पकड़कर या उसकी पूंछ पकड़कर बाहर आसानी से आ सकते हैं। उन्हें ढांढस बंधाते अर्थात धीरज बंधाते।